फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का शर्मा कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम विषय हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है समास। किसी भी टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले उस टॉपिक की परिभाषा को समझना आवश्यक होता है, इसलिए हम समास की परिभाषा को पहले समझते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक और स्पष्ट शब्दों को समास कहते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक और स्पष्ट शब्दों को समास कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए राम का भक्त। राम का भक्त ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राम का भक्त। यदि इसको हम एक शब्द में पिरोएं तो ये होगा राम भक्त। उसी प्रकार नवग्रहों का समूह। अर्थात ये चार शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो इसको हम एक शब्द में लिखें, ये होगा नवग्रह। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ जो नया शब्द होता है वह समास कहलाता है। समास मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है सामासिक शब्द, और दूसरा है समास विग्रह। जनरली प्रश्नों में आपको इसी प्रकार से दिया जाएगा, या तो आपको सामासिक शब्द के रूप में दिया जाएगा और कहा जाएगा समास विग्रह कीजिए, या फिर समास विग्रह के रूप में आपको प्रश्न दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सामासिक शब्द का चयन कीजिए। तो सामासिक शब्द क्या होता है, इसको हम समझते हैं। समास के नियमों से निर्मित नए शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित नए शब्द को हम सामासिक शब्द कहते हैं। और ये सामासिक शब्द के उदाहरण हैं गंगा जल। ले सकते हैं हम गंगा जल। यदि गंगा जल का समास विग्रह किया जाए तो ये होगा गंगा का जल। गंगा का जल। उसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखें तो नील गाय। यदि इसका समास विग्रह किया जाए तो यह होगा नीली है जो गाय। क्लियर है? तो ये समासिक शब्द हो गया जो आपको दो पदों पर दिखाई देगा, और ये समास विग्रह जो दो या दो से अधिक पदों पर आपको दिखाई देगा। ठीक, समास विग्रह की परिभाषा को समझ सकते हैं कि समासिक शब्द के बीच संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, सामासिक शब्द मैंने बताया था कि समास के नियमों से निर्मित नया शब्द होता है सामासिक शब्द, और समास विग्रह होता है सामासिक शब्दों के बीच संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि मैंने गंगा जल एक सामासिक शब्द है, इसके बीच मैंने संबंध स्पष्ट किया तो वह हुआ, इसमें विभक्ति, बीच में विभक्ति का आया है, यही संबंध स्पष्ट कर रहा है गंगा जल के बीच, ये गंगा का जल है। उसी प्रकार नील गाय है, इन नील गाय के बीच में इस प्रकार से जो विभक्ति आया है उसको, वही ये विभक्ति जो है नील गाय के बीच संबंध स्पष्ट कर रहा है और बता रहा है कि गाय जो है एक नीली है, अर्थात नीली है जो गाय। ठीक, तो इस तरह हम समास के उदाहरण को समझ सकते हैं। अगले टॉपिक में हम समास के प्रकार को समझते हैं। समास जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास भी
कारक विभक्ति के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं, जिनको हम कारक विभक्ति के आधार पर इस समास को बनाया जाता है। जैसे कि हमने कारक विभक्ति में पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, संबोधन हे अरे और अधिकरण। इस कारक को हम इस तत्पुरुष समास में प्रयोग करते हैं, अर्थात तत्पुरुष समास की पहचान कारक विभक्ति के द्वारा ही की जाती है। जैसे ही आपको प्रश्न में कारक विभक्ति दिखाई दे, है ना, तो आपको समझ जाना है कि वह एक तत्पुरुष समास है। जैसे कि परंतु हम तत्पुरुष समास में कर्ता कारक को नहीं लेंगे, कर्म कारक से इसमें स्टार्ट किया जाएगा। जैसे कि कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक, इन तत्पुरुष समासों में विभक्तियों को हमको लेना होता है। यदि आपको कर्म तत्पुरुष समास की पहचान करनी है तो इसमें आपको विभक्ति देखना होगा को विभक्ति होने पर वह तत्पुरुष समास एक कर्म तत्पुरुष समास होगा। करण तत्पुरुष समास, यदि तत्पुरुष समास में आपको विभक्ति से दिखाई दे या द्वारा दिखाई दे तो इसका अर्थ होगा कि यह करण तत्पुरुष समास है। इसमें भी एक पॉइंट होता है कि करण तत्पुरुष समास में जो से होता है उसका भाव होता है साधन को प्रकट करता है, इसे साधन को प्रकट करता है। इसका उदाहरण मैं आपको आगे बताऊंगा। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसकी विभक्ति होती है के लिए। यदि आपको प्रश्न में के लिए से संबंधित वाक्य दिखाई दे तो आपको समझना है कि यह संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास की विभक्ति भी से ही होता है, परंतु हमको यह समझना है कि करण तत्पुरुष समास में भी से का प्रयोग होता है विभक्ति में, और अपादान तत्पुरुष समास में भी से का प्रयोग होता है। परंतु देखना यह है कि करण तत्पुरुष समास में जो से का भाव प्रकट होता है वह एक साधन के भाव को प्रकट करता है, और अपादान तत्पुरुष समास में जो से का प्रयोग किया जाता है वह एक अलगाव को प्रकट करता है, अलगाव के भाव को प्रकट करता है। ठीक, नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति होती है का, के, की, और अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति होती है में, पर। तो इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास के निम्न प्रकार। अगला समास है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है बहुव्रीहि समास। और छठा है द्वंद्व समास। अब बारी बारी से हम इन समास के प्रकारों को समझते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की मुख्य बातें हैं कि इसमें समास में दो पद तो आपको दिखाई देंगे, जिसमें अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो होता है वह उपसर्ग या अवयव होता है, और दूसरा पद जो होता है वह गौण होता है या गौण पद कहलाता है। अर्थात प्रथम पद के आधार पर ही दूसरे पद का
भाव जो है स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, आजन्म, ये होगा समासिक पद और इधर होगा समास विग्रह। आजन्म का समास विग्रह होगा जन्म से लेकर। उसी तरह से अन्य उदाहरण, आमरण, मरण तक। उसी तरह से निर्भय, निर्भय का समास विग्रह होगा बिना भय के। नेक्स्ट है प्रतिदिन, इसका समास विग्रह होगा दिन दिन। तो देखेंगे आप इन सभी समास और समास विग्रहों में जो प्रथम पद है उन्हीं के आधार पर इन शब्दों का जो है भाव स्पष्ट हो रहा है। आजन्म, आजन्म में प्रथम पद क्या है? आ है और द्वितीय पद है जन्म। यदि हम जन्म के आगे में आ न जोड़ें तो इस जो द्वितीय पद है उसका कोई आधार नहीं रह जाता है, उसे हमें समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा समास है। यदि हम उसके आगे आ जोड़ देते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि यह अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसका अर्थ क्या हो रहा है? जन्म से लेकर। आमरण, उसी प्रकार आमरण में भी यह दर्शा रहा है कि यह मरने तक की बात कर रहा है। निर्भय, यदि हम केवल भय शब्द को लें तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है कि यह किस प्रकार का समास है, लेकिन जब इसमें हम नी को जोड़ देते हैं, निर को जोड़ते हैं, तब इससे स्पष्ट होता है कि निर्भय का अर्थ होता है बिना भय के। ठीक, इसलिए इसका समास विग्रह क्या होगा? बिना भय के। उसी प्रकार प्रतिदिन, प्रतिदिन में भी यदि हम केवल दिन को लेते हैं तो उससे समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार का समास है। यदि हम प्रति को जोड़ते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिदिन अर्थात हर दिन की बात कर रहा है, दिन दिन की बात कर रहा है। इस तरह से समझ में आता है कि ये अव्ययी भाव समास है।